नमस्ते, सदावत्सले, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना 354 यानी कि 354 लाइट टैंक लेगी, जिनकी अनुमानित कीमत करीबन 17,500 करोड़ रुपए है, जो कि प्रोजेक्ट जोरावर के तहत है। और इस हफ्ते इस प्रोजेक्ट के बारे में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने बात रखी जाएगी। और ये जो प्रपोजल है उसमें 354 में से जो 59 लाइट टैंक्स है उन्हें रिजर्व रखा गया है। इसके बारे में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में भी बताया था, जैसे कि DRDO की कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि प्राइवेट सेक्टर की फर्म L&T के साथ इन्हें तैयार कर रही है, उनके लिए रखा गया है। कहा जा रहा है कि ये जो लाइट टैंक का प्रोटोटाइप है वो 2023 के मध्य तक लॉन्च किया जाएगा और बाकी के जो 295 टैंक्स बनेंगे उसे भारत सरकार के फंड और मेक वन कैटेगरी के तहत प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज तैयार करेगी। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि L-बैंड लॉन्ग रेंज टारगेट रडार को लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि उदयपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर 2 डोम आकार की संरचनाएं तैयार की गई हैं और ये रडार की पहली साइट होगी, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस ग्रिड का हिस्सा है। ये जो डोम है उनमें ALM-2090 स्ट्रेटेजिक अर्ली वार्निंग डुअल बैंड रडार सिस्टम लगाया गया है और पहली रडार की जो साइट है वो 2023 तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। इसके अलावा 3 और साइट्स तैयार होंगी, वो अलग अलग राज्यों में होंगी, जिनमें से मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान की एक और साइट है, जहां पर ये जो रडार साइट है वो बनाई जाएगी। और सभी रडार साइट्स 2024 तक ऑपरेशनल हो जाएंगी, जो कि क्रूशियल डेटा भारत के फेज 1 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस नेटवर्क को देगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, दोस्तों आप सभी को मालूम है कि भारत और जापान के बीच में संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में जापान अब भारत के साथ अपने जो रक्षा समझौते हैं उन्हें करना चाहता है और जापान अब अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल जो लॉज हैं यानी कि कानून है उन्हें बदल रहा है। ऐसे में जापान अब अपने मैरीटाइम सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करेगा। जापान पहले ही भारत के उस अनुरोध को मान चुका है, जिसके तहत भारत अपनी नौसेना के लिए यूनिकॉर्न स्टेल्थ एंटीनास को लेगा और इन्हें नेक्स्ट जनरेशन वॉरशिप में लगाया जाएगा। वहीं दोस्तों, अधिकारियों ने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारतीय नौसेना कूटनीतिक रास्ते से जापान के साथ बातचीत कर रही है P-75I प्रोजेक्ट के लिए, जिसके तहत आप सभी को मालूम है कि 6 नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल पनडुब्बियां तैयार की जानी है। हालांकि इस चीज के लिए बातचीत जापान के साथ शुरू हो चुकी है। जापान की जो सरयू क्लास और तेगाई क्लास की जो सबमरीन्स है वो भारतीय नौसेना की जो 2 महत्वपूर्ण तकनीकी जरूरतों को पूरा करती है, जिसमें कि अप्रूवन और टेस्टेड एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन सिस्टम है और दूसरा लिथियम आयन बैटरी। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, दोस्तों अब भारत चाइना के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। ऐसे में अब भारतीय सेना पर्ले बैलिस्टिक मिसाइल को हासिल करने जा रही है। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को मार गिरा सकती है। भारतीय रक्षा बलों ने इसका प्रस्ताव भी पेश किया है और वो अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। इस हफ्ते होने वाली हाई लेवल मीटिंग के दौरान इसे मंजूरी मिल जाएगी। ये प्रस्ताव इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब भारतीय सेनाएं एक रॉकेट फोर्स के निर्माण पर काम कर रही हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने कहा था कि दिवंगत जनरल विपिन रावत जी सीमा पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए रॉकेट फोर्स के निर्माण पर काम कर रहे थे। आपको मैं पर्ले मिसाइल के बारे में बता दूं तो पिछले साल दिसंबर में लगातार 2 दिनों में इसके 2 सफल परीक्षण किए गए थे और तब से सेना इसके अधिग्रहण और शामिल करने की दिशा में काम कर रही है। 150 से 500 किलोमीटर की रेंज के साथ पर्ले ठोस प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर और अन्य नई तकनीकों से संचालित है। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में अत्याधुनिक नेविगेशन और इंटीग्रेटेड एरोडायनेमिक शामिल है। पर्ले एक सेमी बैलिस्टिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इस एडवांस मिसाइल को इस तरीके से विकसित किया गया है कि ये इंटरसेप्टर मिसाइलों को चकमा देने में सक्षम है। इसमें हवा में एक निश्चित रेंज को कवर करने के बाद अपना रास्ता बदलने तक की भी क्षमता है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरीके की मिसाइलें दुश्मन के एयर डिफेंस साइट्स को पूरी तरीके से नष्ट करने की जबरदस्त क्षमता रखती हैं और इस मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, दोस्तों चाइना, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कल के डिफेंस अपडेट में, कि उसने अपने WZ जो 7 ड्रोन्स हैं उन्हें तैनात कर रखा है तिब्बत में। अब दोस्तों कुछ खबरें सामने और आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि चीन ने अपने इन WZ-7 ड्रोन्स को LAC के कई सेक्टरों पर भेजा है। हालांकि इन्हें राफेल और भारतीय सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ने इंटरसेप्ट भी कर दिया और साथ ही कई बार चेतावनी भी दी गई। भारतीय वायुसेना के जो जेट्स हैं वो काफी एडवांस है, जो इन्हें आसानी से ट्रैक भी कर सकते हैं और भगा भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको समझनी जरूरी है कि राफेल फाइटर और SU-30 को चाइना के इस ड्रोन के पीछे लगाना या उसके वार्निंग देना ये भारत के लिए काफी महंगा भी है। ऐसे में क्योंकि आपको मालूम है कि चाइना हमारी गतिविधियों को ट्रैक करना चाहता है, लेकिन अब यहाँ पर यह बात साफ हो जाती है कि भारत को भी अब इसी तरीके के ड्रोन्स तैनात करने होंगे जिनमें खर्चा भी कम आए और वो चाइना के इन ड्रोन को इंटरसेप्ट भी कर सके और उन्हें भगा भी सके। नहीं तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम बार बार फाइटर जेट्स भेजेंगे तो ये हमारे लिए काफी महंगा भी होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।
दोस्तों भारतीय नौसेना, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दूसरा विक्रांत क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए प्रपोजल तैयार कर चुकी है, जिसे जल्द ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्लियरेंस मिल जाएगा। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जिसमें कहा गया है कि भारतीय नौसेना एक नया हाई पावर्ड मरीन इंजन को चाहती है अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर को पावर देने के लिए। वहीं जो रॉल्स रॉयस का MT-30 मरीन इंजन है वो इस वक्त टॉप कंटेंडर भी बना हुआ है। MT-30 मरीन इंजन आने वाले कुछ समय में इन हैंडी हो जाएगा, जब इनका इस्तेमाल फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स में किया जाएगा, जो कि हाई एनर्जी वेपन्स के साथ होंगे। MT-30 जो मरीन इंजन है वो काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट माना जाता है वर्तमान के LM-2500 इंजन की तुलना में। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत पिछले 40 सालों से युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है, लेकिन अभी भी भारत को इस तरीके के जो बड़े डिस्प्लेसमेंट वाले वेसल्स हैं, जिनमें कि फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स हैं, उन्हें दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना बाकी है। दरअसल भारतीय फ्रिगेट्स काफी बेहतरीन और बेहतर कीमत के साथ हैं, जिनकी अनुमानित कीमत $500 मिलियन के आसपास है। वहीं जो ब्रिटिश और फ्रांस की जो फ्रिगेट्स हैं ये उनसे सस्ती है, जिनकी अनुमानित लागत 536 से $553 मिलियन की होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चाइना इस वक्त काफी आगे है और उन्हें चुनौती देना इस मामले में काफी कठिन है, क्योंकि चाइना की जो टाइप 54A फ्रिगेट्स हैं वो $350 मिलियन में उनसे बेचता है। ऐसे में दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय शिपयार्ड्स को भी अब मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन और मानवीय घंटों को कम करना होगा, साथ ही रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके लेबर कॉस्ट को भी कम करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हर मौसम में संपर्क बनाने के लिए सेला दर्रा सुरंग का निर्माण तेजी से कर रहा है। ये सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। सेला दर्रा सुरंग का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2023 तक ये सुरंग पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में भारतीय सेना के जवान और क्षेत्र के लोग तवांग तक पहुंचने के लिए बालीपारा चारीद्वार रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अत्यधिक बर्फबारी के कारण सेला दर्रा मार्ग के माध्यम से संपर्क सर्दियों के दौरान प्रभावित हो जाता है। कहा जा रहा है कि टनल के पूरा हो जाने के बाद दूरी करीबन 8 से 9 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस परियोजना में एक जुड़वा ट्यूब सहित 2 सुरंगें शामिल हैं। टनल 2 में ट्रैफिक के लिए एक बाईलैंड ट्यूब और आपात स्थिति के लिए एक एस्केप ट्यूब भी है। दोस्तों आखिरकार GRSC ने पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने गार्डनरी शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को लॉन्च किया है। इसके अलावा GRSC 8 और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट पर काम कर रही है, जो कि भारतीय नौसेना के साइलेंट हंटर्स होंगे और ये भारतीय नौसेना में एक पावरफुल फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे, जो हमारे तटीय जल में दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें मार गिराने में सक्षम होंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना को 5वीं स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी वागिर को अगले महीने कमीशन किया जाएगा। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित पनडुब्बी के शामिल होने से भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता में इजाफा हो जाएगा। भारतीय नौसेना का पूरा ध्यान अब हिंद महासागर की तरफ है, जहां पर लगातार भारत के लिए चाइना एक टेंशन बनकर खड़ा हुआ है। इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है। पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से मुंबई में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में किया जा रहा है। 12 नवंबर 2020 को लॉन्च की गई वागिर ने 1 फरवरी से समुद्री परीक्षण पूरा किया और ये गर्व की बात है कि उसने पहले की पनडुब्बियों की तुलना में कम से कम समय में हथियार और सेंसर परीक्षणों सहित सभी प्रमुख परीक्षणों को पूरा किया है। इस बारे में खुद नौसेना ने बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पनडुब्बी का निर्माण एक जटिल गतिविधि है, क्योंकि कठिनाई तब ज्यादा बढ़ जाती है जब सभी उपकरणों को छोटा करने की आवश्यकता होती है और कड़े गुणवत्ता की आवश्यकताओं के ये अधीन होते हैं। भारतीय नौसेना के कमांडर ने बताया कि भारतीय यार्ड में इन पनडुब्बियों का निर्माण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम है और पनडुब्बी को जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। दोस्तों चीन में लगातार अब लाशें बिछनी शुरू हो चुकी है। कोरोना का कहर वहां पर टूट पड़ा है। हाल ही में वहां के लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई उनको थोड़ी सी प्रतिबंधों में ढील दी जाए, लेकिन जब सरकार पर उन्होंने दबाव बनाया तो ढील देने का मतलब ये हुआ कि अब कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से वहां पर बढ़ने लग गया है। कहा यह जा रहा है कि चीन की 60% और दुनिया की 10% से अधिक आबादी के अगले 90 दिनों में संक्रमित होने और लाखों रोगियों की मृत्यु होने की आशंका है। इस महीने चीन में ज्यादातर लॉकडाउन, कोविड जांच और क्वारंटाइन व्यवस्था को अचानक से खत्म कर दिया गया था। वहीं जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि लॉकडाउन के हटने के बाद से ही हालात इस तरीके से बिगड़ चुके हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी सिचुएशन शुरू हो चुकी है, जहां एक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं अब तालिबान भी पिछले कई दिनों से पख्तूनख्वा में कब्जे के लिए पाकिस्तानी पुलिस के साथ मोर्चा ले रहा है। तालिबान ने कई पाकिस्तानी नागरिकों को भी बंधक बना लिया है। पाकिस्तानी सेना तालिबान से नागरिकों को छुड़वाने का अभियान चला रही है।
तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में कई लोगों की मौत हो चुकी है और अब तो दोस्तों इस मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना के मेजर आबिद जमान की भी मौत हो गई है। तो हालात अब घर के पाकिस्तान के बद से बदतर हो रहे हैं, जहां एक तरफ आर्थिक तंगी पाकिस्तान के अंदर है, राजनीतिक अस्थिरता पाकिस्तान के अंदर है और ऊपर से ये टीटीपी फिर तालिबान, लेकिन अब समय पाकिस्तान को वापस जवाब दे रहा है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी सीनेट ने अपने वार्षिक रक्षा खर्च में 858 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड को अधिकृत करते हुए कानून पारित किया है, जो कि बाइडेन प्रशासन के द्वारा प्रस्तावित 45 बिलियन डॉलर से अधिक था। यहां पर सबसे खास बात यह है कि कहा जा रहा है कि चौथी और पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बिक्री पर वे भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए कुछ जो विषय हैं उन्हें लिस्टेड भी किया गया है और इस लिस्ट में भारत को प्रमुखता दी गई है। इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों पर भी चर्चा की जानी है। इनमें खुफिया संचार क्षमताएं, मानव रहित हवाई वाहन, डिपो लेवल मेंटेनेंस, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 5G वायरलेस कम्युनिकेशन और ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ साथ कोल्ड वेदर क्षमताएं भी शामिल है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि चाइना को लेकर ही आ रही है। चीनी सैनिकों के ऊपर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि चीनी सैनिकों को मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह LAC पर भारत और दक्षिणी चीनी सागर और ताइवान पर अमेरिका के साथ बढ़ता तनाव है। अभी हाल ही में पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा प्रकाशित PLA डेली की रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि कुछ चीनी अधिकारी और सैनिक गहन युद्ध प्रशिक्षण में तनावग्रसित पाए गए थे। इस रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया है कि PLA सैनिकों को यह सीखने की जरूरत है कि युद्ध क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दबाव से कैसे निपटा जाए। दोस्तों साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पीपल लिबरेशन आर्मी ने सैनिकों को उनके काम के तनाव से निपटने और युद्ध में सामना करने में मदद करने के लिए परामर्श सेवाएं और कई पाठ्यक्रम भी पेश किए हैं। वहीं भारतीय सूत्रों की तरफ से कहा गया है कि ये कुछ मानसिक संकट जैसा है। LAC पर चल रहे संकट के कारण चीनी सैनिकों को भारी तनाव का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा चीनी PLA के ये जो गोलगप्पे और चॉकलेटी सैनिक हैं, ये तो मानसिक रोग से अलग परेशान है, साथ साथ ये शारीरिक रूप से भी उतने सक्षम नहीं है कि अत्यधिक ठंड का सामना कर सके, क्योंकि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की तुलना में कम अनुभवी हैं। ना ही उन्हें इस तरीके की परिस्थिति और अनुभव झेलना पड़ा है और भारतीय सेना के पास सियाचिन जैसी जगहों पर 4 दशकों का अनुभव है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि श्रीलंका को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय नौसेना के प्रमुख ने श्रीलंका को अब कड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि चीन का जासूस अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि श्रीलंका में जन विद्रोह के बाद सत्ता से बाहर हुए चीनी समर्थक महिंदा राजपक्षे को भारत ने कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल दोस्तों सत्ता से बाहर होने के बाद भी राजपक्षे परिवार राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे के जरिए श्रीलंका में एक अदृश्य सरकार चला रहा है और यही कारण है कि श्रीलंका में भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट को अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। यही नहीं, राजपक्षे परिवार के इस इशारे पर चीन के जासूसी जहाज को हबनटोटा बंदरगाह पर रुकने की मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि श्रीलंका सरकार के इस रुख को देखते हुए पिछले दिनों भारतीय नौसेना प्रमुख कोलंबो पहुंचे थे और उन्होंने राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे से मुलाकात की और कहा यह जा रहा है कि इस दौरान इंडियन नेवी चीफ ने चीनी जासूसी जहाज की यात्रा पर गंभीर चिंता जताई है। कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना प्रमुख ने श्रीलंका से भारत के रणनीतिक महत्व की कई जो लंबित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनको प्राथमिकता देने का भी अनुरोध किया है। इन प्रोजेक्ट को राजपक्षे परिवार मंजूरी देने से किनारा कर रहा है। भारत ने श्रीलंका से कहा है कि समुद्र में चीन के कदम से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति खतरा पैदा हो गया और भारत इसका विरोध भी करेगा। तो फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा वीडियो को। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।